दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट अशोक और आज मैं आपको इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी के 8वें एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस एपिसोड में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो इंजीनियर्स ज्वाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो एक जो मैंने सजेस्ट किया, मैंने एक ट्रेनिंग डिज़ाइन किया है, उसके हिसाब से वो 6वें दिन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग लेंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ में जो शेयर कर रहा हूँ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जिस सेक्शन की बात कर रहा हूँ वो उस कंपनी का दिल है, जो इंश्योर करता है हर पल 24 घंटे कि कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल आ रहा है, कंपनी के अंदर से जो भी मटेरियल बाहर आपके कस्टमर के पास जा रहा है, ये हमारे एग्रीड जो कस्टमर के साथ में वो है क्वालिटी स्टैंडर्ड या क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, उसको मीट करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस सेक्शन की है उसका नाम है क्वालिटी एश्योरेंस। दोस्तों आज आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा होगा, मेरे ख्याल से शायद मैंने तो जितनी भी अभी ऑर्गेनाइज है उसमें सभी में नाम चेंज कर दिया लोगों ने। पहले एक ज़माना था जब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हुआ करता था हर कंपनी के अंदर। आज की तारीख में क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता, क्वालिटी एश्योरेंस होता है। मीन्स क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि आप उस क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं जो बन रही है या फिर रॉ मटेरियल आ रहा है उसको, लेकिन उसमें जो आपका प्रोडक्ट बन चुका है और वो नॉन सब स्टैंडर्ड बन चुका है, उसको आपने एक सिक्का मार दिया कि ये सब फेल्यूर मटेरियल है या ये मटेरियल ख़राब है, तो नुकसान किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का है, कंपनी का। तो ये एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए लॉस है और ये हमारे एटीट्यूड के कारण था, क्योंकि हम सब चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई इंस्पेक्टर बैठे, लेकिन अब वो सोच चेंज हो गई है और हम सब क्वालिटी के लिए जिम्मेदार हो गए। और क्वालिटी डिपार्टमेंट आज की तारीख में वो एक इंस्पेक्टर का काम नहीं करता, वो एक पार्टिसिपेंट है। वो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए वो एक बहुत बड़ा जिम्मेदार डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर, मैनेजमेंट द्वारा डिसाइडेड। तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है, वहाँ पर मैं आपको ट्रेनिंग लेने के लिए इसीलिए सजेस्ट किया कि आप वहाँ से आपके कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है, आपके अंदर जो रॉ मटेरियल आ रहा है, जो प्लांट में यूज़ होने वाला है, उसको कैसे उसकी क्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जाता है, ये जानने का अवसर अगर आपको मिलता है तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि एक इंजीनियर को पूरी जानकारी होनी चाहिए एंड ही मस्ट बी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग विच इज़ ए टेक्निकल इशू। क्योंकि आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आप कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करें। एक क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आप जब क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी ट्रेन हो जाएंगे तो आप जब कोई प्रोसेस को हेड करेंगे या फिर इवन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, यूटिलिटी डिपार्टमेंट करते हैं, या फिर इवन परचेज में आप काम करते हैं, तो
और सॉरी फॉर द मैटर, अगर आप इवन वहाँ के कोई R&D डिपार्टमेंट है या कोई डेवलपमेंट रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो भी आप कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को समझेंगे, कस्टमर्स के स्पेसिफिकेशन को समझेंगे, और अगर आप उन स्टैंडर्ड को समझेंगे जिनके अंतर्गत आपका रॉ मटेरियल टेस्ट होता है और आपका फिनिश गुड टेस्ट होता है, तो आप अपनी उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा पाएंगे, क्योंकि आप कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को सही तरीके से समझ चुके हैं। तो दोस्तों, हम अब उस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। तो आप अपना डायरी, पेन, जो भी मैंने आपको सजेस्ट किया था, आप वो ले सकते हैं, और आप उनके जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है उनके साथ अपना एक दिन पूरा गुजारिए, और उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है वो मैं आपको 1 बाय 1 सब बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि आप की जो क्वालिटी है उसमें रॉ मटेरियल्स को जो टेस्टिंग किया जाता है वो क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं रॉ मटेरियल्स के ऊपर। सबसे पहले आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल वो आपने सीख चुके हैं ऑलरेडी, पहले ही परचेज में भी गए थे आप। तो आप उन रॉ मटेरियल्स का क्या क्या टेस्टिंग किया जाता है आपके इसमें क्वालिटी लैब के अंदर, और क्या क्या इक्विपमेंट्स है और उनके ऊपर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और किस स्टैंडर्ड के हिसाब से। बहुत सारी कंपनियां जो है ISI के हिसाब से टेस्ट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसी में वो BIS ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से भी टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रिक्वायरमेंट ऐसे होते हैं, या फिर कोई स्पेशल टेस्ट होता है वो भी होते हैं, वो भी एडिशनल टेस्ट भी करते हैं कई अपने खुद के कंपनी की वो करती है अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए कई बार, और उनको स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये सब टेस्ट जो हैं वो आपको लिस्ट बनाना होगा कि कौन कौन से टेस्ट करते हैं किस रॉ मटेरियल के ऊपर, और कौन सी इक्विपमेंट है आपके यहाँ पर क्वालिटी लैब के अंदर, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपका रॉ मटेरियल टेस्ट होता है, उस और उनके बारे में पूरी एक ब्रीफ में जानकारी आप नोट करिए, लिखिए उसको समझिए कि कैसे टेस्ट किया था, और उनका इम्पोर्टेंस समझिए कि वो जो टेस्ट कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको क्यों वो टेस्ट क्यों किया जाता है, उसका क्या रोल है आपका जो फिनिश गुड बनने में। तो ये सब चीज़ों को आप जब समझेंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट को समझने में भी बहुत आसानी होगी। उसके अलावा दूसरा, जो रॉ मटेरियल्स हैं आपके यहाँ आते हैं कंपनी के अंदर, उनको किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, मीन्स उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, किस सैंपल के हिसाब से, या फिर जो भी आप दूसरा तरीका होता है कोई लॉट के बेस पे, या कोई और तरीका हो उनका, या कई बार ऐसा होता है कि सैंपल में भी टेस्ट होता है और लॉट में भी टेस्ट होता है, रैंडम चेक भी होता है। तो वो आप पूरे उस सिस्टम को समझिए, उसके पीछे के लॉजिक को समझिए, और इक्विपमेंट में जिनमें वो उसको टेस्ट किया जाता है उसको समझिए। उसके अलावा आप ये भी समझिए कि जो टेस्ट होते हैं या इनकमिंग रॉ मटेरियल का जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट क्या आपका जो वेंडर है, वेंडर के पास भी होते हैं वो फैसिलिटी। कोई कंपनी ऐसा भी करती हैं कि जो टेस्ट हमारे पास यानी जो यूज़र है उसके पास हैं, वही जो इक्विपमेंट्स हैं या जो भी टेस्ट हैं वो कंडक्ट उनके वेंडर के पास भी होते हैं। कभी कभी छोटा वेंडर होता है, उसके पास फैसिलिटी नहीं होती, तो वो आके आपके पास में टेस्ट भी करा सकता है। तो लेकिन उसका एक सिस्टम होता है, तो वो सिस्टम आपको समझना है कि किस टाइप से वो किया जाता है, उसको क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है इनकमिंग रॉ मटेरियल की। और रॉ मटेरियल की जो नया डेवलपमेंट होता है, या फिर कोई भी नया वेंडर आपको सप्लाई करता है कंपनी के अंदर, तो क्वालिटी का उसमें क्या रोल होता है, मीन्स क्या क्वालिटी उसको विटनेस करती है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे,
या उसका कुछ स्पेशल उसका कुछ फॉर्मेट होता है, उसका कुछ सिस्टम होता है जिसको उनको भरना होता है वेंडर को, और किस क्राइटेरिया के ऊपर आप उसको पास करते हैं या फेल करते हैं। तो ये आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देगा कि आपकी इनकमिंग मटेरियल जो है वो उसकी क्वालिटी कैसे इंश्योर की जाती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करेंगे कि जब प्लांट के अंदर ये चीज़ें, आपका रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन में चला गया, और वहाँ पर जब प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइम पे क्वालिटी का क्या रोल होता है। मीन्स क्वालिटी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका इंटरमीडिएट स्टेज पे या फिर और भी कोई उसमें मतलब रॉ मटेरियल वेयर हाउस में से तो उन्होंने टेस्ट किया है उन्होंने, लेकिन जब वहाँ पर एक्चुअल मटेरियल फिजिकली यूज़ होने के लिए आया तो वहाँ पर क्या क्वालिटी कोई रोल प्ले करती है, उस रॉ मटेरियल को क्या चेक करती है, या कोई उनका कुछ सिस्टम है, क्या रिकॉर्ड उनको किस तरीके से रिकॉर्ड करती है। हर एक स्टेज पे क्वालिटी जो है वो वर्बल नहीं चलती, या केवल आपने चेक कर लिया उस पर वो कोई मानता नहीं है। मतलब आपको हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो एक तो ये, और दूसरा चीज़ कि जब रॉ मटेरियल आपका यूज़ होता है प्रोसेस का प्लांट में, तो जब इंटरमीडिएट स्टेज पे वो प्रोडक्ट, कुछ जगह पे ऐसा होता है कि एक ही जो रॉ मटेरियल है वो अलग अलग, जैसे इंजीनियरिंग अगर फील्ड है तो मान लो एक एग्जांपल है कि कोई गियर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो सबसे पहले उसका कोई ब्लैंक होगा, रॉ मटेरियल होगा, जिसको रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन होने के बाद में उसको मशीनिंग की पहली स्टेज पे जाएगा, दूसरी स्टेज पे जाएगा, तीसरी स्टेज पे जाएगा, फाइनली मान लो गियर कटे हो जाएगा तो उसके बाद में उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में जाएगा। हीट ट्रीटमेंट होने के बाद में उसको अब ग्राइंडिंग, शेविंग और दूसरी जो प्रोसेस होती उस पर भी जाएगा। तो ऐसी फिनिशिंग प्रोसेस भी होती है उसकी, जिसमें से वो गुजरता है। अगर कोई केमिकल्स हैं तो वो केमिकल वो कुछ केमिकल्स, अलग अलग केमिकल्स मिलके उनको प्रोसेस किया जाता है और उनको एक प्रोपोर्शन में मिला के उसको सर्टेन हीटिंग कंडीशंस या जो भी उस टाइप के हो उसमें से उसको गुजारा जाता है, और उसका वो थर्ड मतलब XYZ मिल के एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उस टाइप का केमिकल प्रोसेस हो सकती है वो। तो उन सब चीज़ में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, फाइनल प्रोडक्ट के पहले जो आपके रॉ मटेरियल यूज़ हुए हैं, उन सब का जो ऑनलाइन मतलब वहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेज पे वो कोई अगर क्वालिटी सिस्टम है आपका, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी किस टाइप की प्रोसेस है उस पर, तो उनको टेस्ट करने का उनका क्या वो है मेथड, किस तरीके से इंश्योर, उनका कोई सैम्पलिंग प्लान है या उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं वो। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन प्रोसेस जब प्रोडक्शन शुरू होता है और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसके पहले बीच में जो अलग अलग स्टेज होती है वहाँ पर आपको कैसे उसका क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है। क्योंकि अगर वहाँ पर क्वालिटी आपने इंश्योर नहीं करी, आपका फाइनल प्रोडक्ट मान लो अगर किसी कारण से फेल होता है तो कंपनी के लिए पूरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और आपका कस्टमर की गुडविल भी चली जाएगी, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द मटेरियल। तो ये चीज़ हैं जो आपको क्वालिटी इंश्योर करने के लिए फुलफ़िल करनी पड़ती है। और इसमें भी आपको वही बातें याद रखनी पड़ेगी कि किस स्टैंडर्ड के अंतर्गत आपका जो टेस्ट है इंटरमीडिएट प्रोसेस में होता है, वो उन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो आपका प्रोडक्शन जो प्रोसीजर मैनुअल या वर्क इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, और उसमें कोई डेविएशन है तो उसको क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वो कैसे नोट करता है, कैसे उसको ख़राब होने से पहले करेक्टिव एक्शन कैसे लेता है, वो उस कंसर्न टीम के साथ कैसे शेयर करता है उस इन्फॉर्मेशन को, और
कोई डेविएशन है उसको नोट कैसे करता है और उसको कैसे मैनेजमेंट के साथ में उसको लाता है वो उनकी नोटिस में, और करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है उसमें, जो उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो सब आपको समझना पड़ेगा। अभी इसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसे सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर ये कि जो आपका प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट का टेस्टिंग किस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होता है, उसका जो कस्टमर का वो है, खुद का रिक्वायरमेंट है, खुद का स्पेसिफिकेशन है, या आपका खुद का प्रोडक्ट है, आप उसको मार्केट में बेच रहे हैं, तो आपका जो टेस्टिंग का उसका जो प्रोसीजर है, और उसके बाद में उसका किस तरीके से पैकिंग होता है, किस तरीके से किस लॉट में कितनी क्वांटिटी में पैक होता है, किस तरीके से पैक होता है, और उसकी क्या फिनिशिंग प्रोसेस भी है अगर कुछ लगती है तो वो सब चीज़ों का क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सब चीज़ें भी आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट फाइनली कस्टमर के पास भेज रही है उसकी क्वालिटी का इंस्पेक्शन कैसे होता है, कैसे उसको चेक किया जाता है, उसकी क्वालिटी कैसे इंश्योर किया जाता है। तो हम अभी तक पहुंच चुके हैं, हम प्लांट के अंदर ही पहुंचे हैं, जहां पर आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और उसका क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन जो है वो ऑनलाइन इंस्पेक्शन भी कर रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट का भी इंस्पेक्शन कर, उसका कुछ सैम्पलिंग प्लान होगा उसके हिसाब से वो इंस्पेक्शन करता है, और फाइनल प्रोडक्ट का भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये वो उसका टेस्टिंग करता है, और टेस्टिंग के साथ साथ में उसका जो डेविएशन होता है उसकी रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को भी सबमिट करता है, और टॉप मैनेजमेंट उसके ऊपर जो एक्शन लेने होती है वो लेती है। अभी आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो क्वालिटी इंस्पेक्शन लैब है, क्वालिटी एश्योरेंस लैब सॉरी, वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं उन इक्विपमेंट्स की एक्यूरेसी या उनकी जो सही काम करने का तरीका है उसको निर्धारण करने के लिए क्वालिटी लैब के पास अपने खुद के क्या टेस्ट हैं, और उनका एक एक्सटर्नल एजेंसी से उनका सर्टिफिकेशन कैसे होता है। मीन्स एक जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है मान लो कंपनी के अंदर, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसका एक्सटर्नल एजेंसी से टेस्टिंग किया जाता होगा, जो जिसके कारण वो सही बताए कि आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आप टेस्ट कर रहे हैं, मान लो एक गियर का रॉ मटेरियल आपने लिया और उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो वो सही उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, या आपने उसकी जो हार्डनेस चेक कर रहे हैं मान लो गियर की या किसी भी कंपोनेंट की, और वो हार्डनेस मान लो रॉकवॉल हार्डनेस है या फिर BHN हार्डनेस है, वो आप चेक जो कर रहे हैं वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी एक्यूरेसी सही है या नहीं है। तो ये निर्धारण कौन कर सकता है, ये क्वालिटी एश्योरेंस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, जो उस इक्विपमेंट को कैलिब्रेशन करने के लिए ऑथराइज हो सकती है, या जैसे NABL एक्रीडेटेड लेबोरेटरी होगी जो उसको सर्टिफाई कर सकती है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये जानना ज़रूरी है उनके बारे में कि इनका जो सही परफॉर्मेंस है वो डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्वालिटी एश्योरेंस खाली इतना ही नहीं करती कि उनके पास जो टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स हैं उनको इंश्योर करती हैं, बल्कि क्वालिटी एश्योरेंस इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो पैरामीटर्स प्रोसेस में यूज़ हो रहे हैं और वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं जो क्वालिटी को प्रभावित करते हैं, उनमें उनका कैलिब्रेशन जो है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर शेड्यूल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ऐसा तो नहीं कोई
कोई इक्विपमेंट जो इम्पोर्टेंट है या कोई इंस्ट्रूमेंट इम्पोर्टेंट है क्वालिटी में जो आपके मैनुअल में लिखा हुआ है और वो फंक्शन ही नहीं कर रहा है, मीन्स उसकी रीडिंग ही नहीं नोट की जाती है। एक प्रोसीजर है जिसके अंदर आपको उसको रिपोर्ट करना होता है और वो एक आपकी प्रोसेस की नॉन कन्फर्मिटी के तौर पर देखा जाएगा, जिसको आपको कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसमें लाना पड़ेगा, नॉलेज में लाना पड़ेगा और करेक्टिव एक्शन उस पर टॉप प्रायोरिटी भी डिसाइड करना पड़ेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसके बगैर आपका चले ही नहीं, वो मीन्स कोई अगर आपकी सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हो रही है जिसके कारण लोगों की जान भी जा सकती है या फिर कुछ ऐसा हुआ है, कोई चीज़ ऐसा है जो अगर मान लो सेफ्टी वाल्व है, कोई चीज़ ऐसा है जिसके बगैर उस इक्विपमेंट को वर्क नहीं करना चाहिए, तो आपको उसको बंद भी करना पड़ सकता है इक्विपमेंट को, और आपको हो सकता है प्रोडक्शन बंद करना पड़े उसके लिए, अगर जहाँ पर लोगों की जान जा सकती है कुछ उस टाइप का कुछ भी, वो भी एक क्वालिटी का एक वो है रिक्वायरमेंट है कि अगर सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हो रही है तो भी वहाँ पर क्वालिटी अपना रोल प्ले कर सकता है। हालांकि क्वालिटी प्ले करना ओनली क्वालिटी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट स्टिल जो हम बात कर रहे थे क्वालिटी का कि अगर कोई डेविएशन है जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसमें अगर कोई भी डेविएशन हो रहा है तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है। उसके अलावा क्वालिटी को एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि क्वालिटी हैज़ टू एंश्योर कि जो प्रोसीजर मैनुअल के हिसाब से कंपनी ने ISO 9000 या कोई भी उसके अंदर जो डिसाइड किया है कि ये एक पैरामीटर्स हैं या ये जो भी रिक्वायरमेंट है उसको उसकी डेटा शीट में फिलअप होना चाहिए। अगर वो फिलअप नहीं हो रहा है तो क्वालिटी का काम है कि उसको दे शुड ब्रिंग आउट इन द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट। और अगर आपने किसी को बताया भी है, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल आदमी बताया, अगर एक्शन नहीं हो रही तो आपको टॉप मैनेजमेंट को इमीडिएट इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उस पर करेक्ट एक्शन भी करना पड़ेगा। इसके अलावा क्वालिटी एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो ये है कि जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के पास आपने जब आपका प्रोडक्ट जाता है तो उसके इंस्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस ऑल एक्शंस, आपके सब टेस्ट होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर्स आपको कोई चीज़ों के लिए कुछ रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड्स के लिए आपको कंप्लेंट कर सकता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है कंप्लेंट, मतलब ये भी हो सकता है कि आपको जो सप्लाई है वो टाइम पे नहीं मिली है, डिलीवरी टाइम पे नहीं मिली है, या आपने जिस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में पैक किया था वो वहाँ जाके डैमेज हो गया है और उसको जो आपने मटेरियल भेजा है वो सेफली नहीं पहुँचा है। इसके अलावा जो इंस्पाइट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो उसने दिया हुआ है और आपने टेस्ट रिपोर्ट दी है उसके बावजूद भी वो उसके यहाँ पर नहीं चल रहा है, मतलब वो इंटेंडेड यूज़ जो है वो उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, तो इस टाइप के केस के लिए वो कस्टमर इज़ ऑलवेज वेलकम टू एंगेज रिपोर्ट दीज थिंग्स। और वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ही है जिसके पास में मार्केटिंग के थ्रू आपका जो क्वालिटी कंप्लेंट्स हैं वो आएंगी, और क्वालिटी का रोल जो है उसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो टॉप मैनेजमेंट के साथ में भी डिस्कस करे और उसमें फिर एक्शन प्लान सजेस्ट करे और जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको उसमें इन्वॉल्व करके उनके साथ मीटिंग करे, उनके साथ में डिस्कस करे और उसके एक्शन प्लान डिसाइड करे। और खाली एक्शन प्लान डिसाइड करने तक क्वालिटी का रोल प्ले नहीं होता, वो उस टाइप की जो कंप्लेंट है, उस टाइप की जो प्रॉब्लम है, जब तक वो कंप्लीटली रिमूव नहीं हो जाए तब तक
उसका ट्रैक रखना भी जिम्मेदारी होती है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स नीड। तो क्वालिटी में आपकी जो ट्रेनिंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये इस टाइप की जो ट्रेनिंग है आपके लिए शायद पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस होगी, और जब आप रियली वो ट्रेनिंग लेंगे तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं होगा। और उस ट्रेनिंग में आपको जो नॉलेज मिलेगा, आपको जो एन्जॉयमेंट आएगा, आपको फुल अचीवमेंट महसूस होगा कि आपने लाइफ में हासिल किया है। जो प्लांट में आप काम करने से शायद 15-20 साल भी काम करने के बावजूद भी आपको वो नॉलेज नहीं मिलता, जो आप उसके क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाके और ये सब चीज़ें देखेंगे, उनको महसूस करेंगे, उनको वहाँ पर प्रैक्टिकली होते हुए देखेंगे। जब बोल रहा हूँ तो मैं आपको वो भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ पर जो टेस्टिंग हो रहे हैं आप उनको विटनेस भी करिए, जो रॉ मटेरियल के टेस्ट हो रहे हैं और फिनिश गुड के टेस्ट हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एक दिन आपको यहाँ पर कम पड़ रहा है, अगर आपको लगता है कि दूसरे दिन और एडिशनली आना है, तो आई सजेस्ट यू कि आप एक दिन के अलावा दूसरा दिन भी आप यहाँ पर डिवोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीखने के लिए, आपके लिए समझने के लिए, आपके कस्टमर को रिक्वायरमेंट को समझने के लिए, आपकी जो कंपनी का जो फोकस है, कंपनी की वैल्यूज़ हैं, उनको समझने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा आपको। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुना होगा, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा ये। और मैं आपको फिर से वो रिपीटेड मेरी जो रिक्वेस्ट है वो करूँगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके जो दोस्त हैं या आपके जो आप जिनके साथ भी शेयर करेंगे, उनकी लाइफ का भी ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, और उनके लिए मेरे ख्याल से इससे बड़ा ट्रेनिंग का एक क्या बोलते हैं, एक गिफ्ट आप उनको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड डे।